हेलो एवरीवन, हेलो माय बच्चा पार्टी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे इसमें उद्गम बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फर्स्ट क्लास मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ विच इज़ फ्री। वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो स्टडी में कुछ करना चाहते हैं, वो यहाँ से बेझिझक हेल्प ले सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायो मानसी दीदी। इस चैप्टर में हम बेटा ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारी लाइफ से रिलेटेड हैं, जैसे कि हमारी लाइफ कैसे फॉर्म हुई, लाइफ को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट या हमारी फंडामेंटल यूनिट किसे कहा जाता है। वैसे हमारी फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है बेटा सेल को, हिंदी में कोशिका। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम इस चैप्टर को बहुत एक बोल सकते हो कि डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बायोलॉजी की बेसिक यूनिट है। ठीक है, किसी बच्चे को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, उसे बायोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानना है, तो उसको सबसे पहले किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, वो है बेटा आपका सेल। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल होता क्या है। समझ लो सेल क्या होता है। सेल हमारा बेटा एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बना है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स किस तरीके से बने हैं, किस तरीके से हम फंक्शंस करते हैं, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड होती हैं बेटा, ये सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं आपकी सेल पे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमने सोचा हमें ना भाई एक ड्रीम हाउस बनाना है बहुत सुंदर सा। ठीक है, मुझे उस ड्रीम हाउस को बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी ब्रिक की। मैं ब्रिक लूँगी, ब्रिक से मेरी बेटा क्या बनेगी, एक वॉल बनेगी। ठीक है, एक वॉल के बाद अगर मुझे एक रूम को बनाना है तो मुझे 4 वॉल चाहिए होंगी, तो मैं कितनी वॉल्स लूँगी, 4 वॉल्स। और 4 वॉल्स बनने के बाद एक रूम बनेगा, 2 रूम बनेगा, धीरे धीरे फ्लोर्स बनेंगे। इसी तरीके से बेटा हमारा होता है सेल। सेल हमारी होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका एग्जाम्पल आप लोग इसे मेमोराइज कर सकते हो एग्जाम्पल लेके ब्रिक का। जैसे एक घर को बनाने के लिए ब्रिक की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारे पूरी बॉडी को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है सेल की। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ। हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या जितने भी बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं, हमें पता चल चुका है वो किस चीज़ से बने बेटा, वो बने हमारे सेल से। पर सेल की भी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते होंगे ना, किस तरीके से दिखता है, क्या काम करता है, स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या फंक्शन कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। जो सेल होता है ना बेटा, उसे कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, आपको एक बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है, बताओ, ब्रिक्स की। तो सेल भी हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो किस चीज़ को बनाता है बेटा, ह्यूमंस को, प्लांट को, एनिमल्स को, एक्सेट्रा। अ सेल इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है एग्जिस्टेंस के लिए, वो खुद में काफ़ी है। तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। हमारी पूरी की पूरी लाइफ बेटा एक सिंगल सेल से होती है। हमने क्लास 8 में ऑलरेडी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रखा है बेटा। रिप्रोडक्शन हमारा एक ऐसा चैप्टर होता है जो हमें ये समझाता है कि लाइफ आगे तक कैसे जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मेल से आता है स्पर्म, फीमेल में होता है एग्स। ये दोनों सिंगल सेल्ड होते हैं। फिर इसके इन दोनों के फ्यूजन के पास हमारे पास आता है बच्चा जाइगोट। ठीक है, जाइगोट से हमारी लाइफ बननी बच्चे स्टार्ट हो जाती है। तभी बोलते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ होती है वो खुद भी एक सिंगल या ईच सेल से बनती है। इसके बाद जो बेटा तुम्हें पता होना चाहिए, वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, वो ये है कि जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया था कि सबसे पहले हम एक ईंट लेते हैं, ब्रिक लेते हैं,
उस ब्रिक के बाद बच्चा क्या होता है कि उस ब्रिक के बाद हम लोग एक दीवार बनाते हैं, एक दीवार के बाद बेटा 4 दीवार बनती हैं, 4 दीवार के बाद बेटा पूरे की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। उसी तरीके से जो चीज़ तुम्हें एज अ बॉडी पर्सपेक्टिव याद रखनी है बेटा वो है कि सबसे पहले सेल होता है, सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं, सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन्स, ऑर्गन के बाद पूरी बॉडी का ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है बेटा, उसके बाद बनता है आपका, क्या बनता है आपका, बॉडी फॉर्म होती है। मतलब हम अब पूरी की पूरी बिल्डिंग को फॉर्म कर चुके हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और हमेशा याद रखना, ठीक है, या बहुत ईजी है, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, CTOOB, सिटॉब, सिटॉब इन सेंस C से सेल, T से टिश्यू, O से ऑर्गन, O से ऑर्गन सिस्टम, B से बॉडी, सिटॉब। मेरी पूरी की पूरी बॉडी सिटॉब के फॉर्मेशन में बन जाती है। ये चीज़ आपको बेटा बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। इसके बाद बेटा आप लोगों का आता है एक्टिविटी। क्या आती है बेटा आपकी, एक्टिविटी, ठीक है। इस एक्टिविटी में हम लोग बेटा क्या जानेंगे, इस एक्टिविटी में हम लोग जानेंगे कि जो हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। ये सब हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उन्होंने क्या किया था बेटा, सेल की डिस्कवरी की थी। पर यहाँ पर क्या है कि यहाँ हम लोग एक अनियन पील लेते हैं। अनियन पील का मतलब, अनियन सबको पता है क्या होता है ना, अनियन मतलब हम प्याज लेते हैं जो सबके किचन्स में ऑलमोस्ट मिल जाएगी। उसके ऊपर जब भी तुम प्याज को छीलोगे ना बेटा, उसके ऊपर एक ना बहुत ट्रांसपेरेंट सी ना झिल्ली होती है, ठीक है, उसे अनियन पील कहते हैं। उस अनियन पील को लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उस अनियन पील को हम लोग एक स्लाइड में रखते हैं, उसके ऊपर छोटी सी कवर स्लिप लगाते हैं। पर यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है बेटा, वो है सैफरन। सैफरन बेटा एक ना ऑरेंज सा कलर का स्टेन होता है जो कि क्या करता है ना, कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है तो मुझे ना उसके पार्टिकल्स बेटा ईजिली विजिबल नहीं होंगे। अगर मुझे उसके पार्टिकल्स को विजिबल करना है तो मुझे उसमें कोई ना कोई कलर डालना पड़ेगा, ठीक है। वो स्टेन्स होते हैं जो हम बायोलॉजिकल लैब्स में यूज़ करते हैं बेटा, उन्हें स्टेन्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सैफरन का स्टेन। अब यहाँ जो स्टेन हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करता है कि जो मेरे सेल के ऑर्गेनल्स होंगे या सेल में जो भी पार्ट होगा ना उसको कलर दे देगा ताकि वो विजिबल ईजिली हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमें ना बेटा ये चीज़ दिखती है पूरी की पूरी, ठीक है। यहाँ पर हमें ये जो दिख रहे हैं रेक्टेंगुलर सेल्स दिख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेल सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप के ही होते हैं, नहीं, पर यहाँ में रेक्टेंगुलर दिख रहे हैं। यहाँ पर इसमें सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस होता है बेटा, वैक्यूल होता है और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये 4 पार्ट दिखाए गए हैं, इसमें बहुत सारे और भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। वो हम फर्दर जैसे जैसे चैप्टर कंटिन्यू करते रहेंगे वैसे वैसे उस चीज़ को बेटा पढ़ते रहेंगे। आई होप ये आपको बहुत क्लियरली समझ आ रहा होगा। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ चाहिए तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, लाइक करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, इस तरीके की वीडियोस और जनरेट कर सकूं, ठीक है। और कमेंट भी करना है। कमेंट क्यों, ये बताने के लिए कि आपको वीडियो में क्या समझ नहीं आया, क्या सबसे अच्छा पार्ट लगा और आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के लिए चाहते हो। इफ़ यू वांट फ्रॉम सम अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो तो मैं वो भी ट्राई कर सकती हूँ, पर आपको उसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे कमेंट करके बेटा बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। हमें जो डिस्कवरी हुई, देखो हर चीज़ की डिस्कवरी होती है, ये तो है नहीं कि कोई चीज़ आसमान से उतर के आ गई और हमें पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने बेटा 1665 के अंदर सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। इन्होंने सेल की डिस्कवरी एक माइक्रोस्कोप के थ्रू की थी जो कि सेल्फ मेड था। सेल्फ मेड का मतलब खुद बनाया हुआ था, ठीक है। इन्होंने देखा था जो बार्क ऑफ ट्री होता है ना बेटा, उसमें से इन्होंने छाल को लिया और माइक्रोस्कोप में देखा था। तब इन्हें ना एक कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर्स दिखे थे, कंपार्टमेंट जैसे, इस तरीके से इन्होंने उसे क्या कैटेगराइज किया, इन्होंने उसका नाम दिया बेटा सेल, ठीक है। सेल ना बेटा एक लैटिन वर्ड सेलुला से निकला है जिसका मतलब पता है क्या होता है, लिटिल रूम, छोटे छोटे कमरे। छोटे छोटे कमरों से ही बहुत बड़ा घर बन सकता है। इसी तरीके से छोटे से सेल से हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी बन सकती है, ठीक है, समझे बच्चे। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1674, जिनका नाम था एंटन वैन लीeuwenhoek, इन्होंने ना
किस चीज़ के बारे में बताया था, इन्होंने रेड ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व किया, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पॉन्ड वाटर में से उनको इन्होंने ऑब्जर्व किया था। इसके बाद हमारे एक और मेन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, ऑर्चिड रूट्स में से उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, जिन्होंने बताया था कि सेल्स के सेंटर में भी एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। इसके बाद हमारे कुछ और साइंटिस्ट भी आए जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, जिनमें से थे एलजी पोर्किंजी और वॉन मोल, जिन्होंने हमें प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। ठीक है बेटा, जो न्यूक्लियस होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम बोलते हैं हमारी पूरी बॉडी में हार्ट, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरीके से पूरे सेल के अंदर न्यूक्लियस को इसका हेडक्वार्टर बोला जाता है। अब हेडक्वार्टर नाम से समझ रहे होगे कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे क्वार्टर्स हैं पर हेडक्वार्टर है ये हमारा, समझे बच्चे पार्टी। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ माइक्रोस्कोप्स के बारे में बताती हूँ, ताकि आप कभी लैब में जाओ तो आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या नई चीज़ आ गई। ठीक है, तो इसमें इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप्स एंटन वैन लीeuwenhoek ने दिया था। ठीक है, एक लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स होते हैं विच इज़ गिवन बाय रॉबर्ट हुक, बहुत फेमस इंसान है। इसके बाद एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी है जिसमें हम लोग बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, इन सबको भी बहुत डीपली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें भाई हम सबको पता है टेक्नोलॉजी बहुत पीक पर है, इतनी सारी डिस्कवरीज की हैं, इससे हमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। इसके बाद बेटा हम लोगों को पढ़ना है सेल थ्योरी। ठीक है, एक जर्मन बोटानिस्ट थे जिनका नाम था एमजी सेलिडेन, ठीक है, 1838 में, और एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। अब यहाँ पर दो वर्ड हैं बेटा, बोटानिस्ट और जूलॉजिस्ट। बोटानिस्ट बेटा वो लोग होते हैं जो मेनली प्लांट की स्टडी करते हैं, जूलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो मेनली ह्यूमन बॉडी या उनके ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इन लोगों ने एक हमें थ्योरी दी थी जिसे हम लोग सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। सेल थ्योरी में हमारे 3 पॉइंट्स दिए गए थे, मेनली तो 2 पॉइंट्स होते हैं पर 3 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था बेटा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है सेल होता है प्लांट और एनिमल्स का। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल। सेल जो होता है बेटा वो बेसिक यूनिट फंक्शंस किस चीज़ में करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में करता है। ठीक है, और बेटा सेल यूनिट होता है हेरिडिटी का। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है बेटा, हेरिडिटी मटेरियल्स का मतलब होता है कि जैसे आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, अगर मम्मी या पापा में से किसी के जो हेयर का कलर है, आई का कलर ब्राउन है, ठीक है, और आपका भी आई का कलर ब्राउन हो गया, तो ये क्या हुआ, आपके पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स आपके अंदर आए, इसी चीज़ को बेटा हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो सेल इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और जो सबसे मेन पॉइंट है वो है बेटा कि सेल इज़ अराइज फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वो सिर्फ और सिर्फ किसी नए सेल से कभी भी मिलके नहीं बनता, वो हमेशा किससे मिलके बनता है बेटा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनता है। तो ये हमारे सेल थ्योरी के कुछ फीचर्स थे, और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल थ्योरी क्या थी। इसी के ऊपर तो हमारी पूरी की पूरी सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में पूरा बेस्ड है। कुछ ना सेल थ्योरी के एक्सेप्शन केसेस भी थे जो हमें जानना ज़रूरी है, कि उन्होंने बोला था कि वायरसेस सेल्स नहीं होते। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन हो गया, जैसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वो भी कोई ट्रू सेल्स नहीं है। उन्होंने कहा था जो फंगई होते हैं वो ए सेलुलर बॉडी कंटेन करते हैं। ये सारे के सारे कुछ जो थे वो एक्सेप्शन केस थे सेल थ्योरी के बारे में। इसके बाद में हमें बेटा पढ़ना है कि सेल जो होते हैं वो नंबर्स में, साइज में, शेप्स में बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। अगर कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलके बना है बेटा, तो हम उसे कहते हैं यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या ऑर्गेनिज्म, जिसमें एग्जांपल आता है बैक्टीरिया, पैरामीशियम या अमीबा। अमीबा की स्पेलिंग होती है बेटा AMOEBA, अमीबा। ठीक है, इसके बाद बेटा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हम, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं, दे नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जैसे ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल्स। बेटा ये बिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, पर ये डेवलप किससे होते हैं, फ्रॉम अ सिंगल सेल, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, विच इज जाइगोट। ठीक है, इसके बाद अगर मैं
साइज़ के बेसिस पर बात करूँ तो कुछ सेल्स बड़े होते हैं, कुछ सेल्स एलोंगेटेड होते हैं, कुछ सेल्स बहुत छोटे होते हैं। जैसे अगर मैं आरबीसी की बात करूँ बेटा, तो आरबीसी ना हमारा एक सर्कुलर जैसा ऐसा सेल होता है, सर्कुलर जैसा। पर अगर मैं वही न्यूरॉन की बात करूं तो न्यूरॉन का जो साइज़ होता है ना और शेप होती है वो अलग होती है, ठीक है। साइज़ के बेसिस में बेटा जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल होता है वो माइक्रोप्लाज्म का होता है। किसका होता है बेटा? माइक्रोप्लाज्म का। जैसे पीपीएलओ जो मेजरिंग होती है ना उसकी 0.1 टू 0.15 माइक्रोस्कोपिक इन डायमीटर होती है। लॉन्गेस्ट सेल बेटा याद रखना वो होता है नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग। लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच का एग। ये रिवीजन भी करते जाओ, अपना लर्न भी करते जाओ ताकि बाद में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम बेटा बात करते हैं इसमें शेप को लेकर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आरबीसी की जो शेप होती है ना बेटा वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी ऐसे सर्कुलर टाइप में होती है। पर वहीं जो न्यूरॉन होती है जो हमारे ब्रेन को एक तरीके से कंट्रोल करती है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, वो जो बेटा हमारी होती है वो हमारे ना हैंड की शेप की तरह होती है। जैसे कि अगर मैंने बोला ये हैंड है, ये मेरा पाम है और यहाँ से मेरी 5 फिंगर्स आ गई, कुछ इस तरीके की शेप की हमारी नर्व सेल होती है। आपको इजीली यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है, कि इस तरीके की हमारी वो नर्व सेल होती है। स्पर्म सेल हमारा इस तरीके से होता है जिसमें हेड होता है, यहाँ पर हमारा मिडल पीस होता है और ये हमारी टेल होती है। ये स्किन सेल्स होती हैं, ये मसल सेल्स होती है जो आई स्ट्रक्चर की तरह है थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारी ब्लड सेल्स होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारी एम्बॉयडेड शेप की होती है। रेड ब्लड सेल जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सर्कुलर शेप की होती है। नर्व सेल्स एलोंगेटेड होती हैं। मसल सेल्स लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं। समझे बच्चे? इसके बाद बेटा आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि हमारा पूरे सेल्स के अंदर मेन चीज़ें क्या हैं वो हमें पढ़नी है। तो यहाँ पर मेन चीज़ें हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ को बोला जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब आप बोलोगे अभी तो दीदी आपने बोला था इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं बेटा, थाम बात, धीरे धीरे हम सब पढ़ेंगे। वो किसके अंदर आती है? वो सब कुछ सब साइटोप्लाज्म के अंदर आती हैं, समझे। इसके बाद बेटा हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। बेटा क्या होता है ना, हमारे घरों में या हमारी कोई सोसाइटी है उसके अंदर एक बॉडीगार्ड होता है, या हमारे घरों में, चलो बॉडीगार्ड नहीं है पर हमारे घरों में गेट है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हमने एक जाली वाला गेट लगा रखा है, एक लकड़ी वाला गेट लगा रखा है, इस तरीके से लगा रखे हैं। उसी तरीके से बेटा सेल की प्रोटेक्शन के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो एनिमल सेल्स के अंदर सेल की प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ होती है उसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बेटा इसके फंक्शंस जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है वो बाइंड होता है सेमी फ्लूइड के साथ। किसके साथ बेटा? सेमी फ्लूइड के साथ, जिससे कि इसे एक ना डेफिनेट शेप मिले। ये ना हो ना कि कहीं भी फेंकूँ तो वो उस शेप का बदल जाए, नहीं, उसकी प्रॉपर एक डेफिनेट शेप होनी चाहिए जिससे पता चले कि हाँ एनिमल सेल इस शेप का दिखता है, प्लांट सेल इस शेप का दिखता है। जैसे अभी हमने पढ़े थे कि शेप भी अलग अलग होती हैं। फंक्शंस बेटा इसमें मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन करता है इंटरनल इन्वायरमेंट को और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, ताकि प्लांट जो हमारा सेल है वो बर्स्ट ना हो जाए या फिर कुछ उसमें प्रॉब्लम ना आ जाए। सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मैंने बोला ये एक मेम्ब्रेन है बेटा, इसमें बीच में बहुत सारे पोर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ से ना किसी मटेरियल को एंट्री चाहिए तो ये ऐसे ही एंट्री नहीं कर सकता भाई, इसे या तो पासवर्ड पता होना चाहिए हमारे गेटों में एंट्री करने के लिए, या तो हमें वो पता हो कि कौन सा इंसान है, नहीं तो हम उसे अंदर नहीं घुसने देंगे ना। उसी तरीके से ये जो मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, ये इस तरीके की मेम्ब्रेन होती है कि ये कुछ ही स्पेसिफिक पार्टिकल्स को ही अलाउ या परमिट करती है अपनी बॉडी में एंट्री करने में और अपनी बॉडी से आउट करने में, समझे। इसलिए इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, समझे। अब देखो इस चीज़ में एक और चीज़ है, फ्लेक्सिबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है ताकि ये बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूलर फूड पार्टिकल्स को एनग्लव कर सके। एनग्लव का मतलब क्या होता है बेटा? ले सके, अपने अंदर ले सके, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये एक सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। सिलेक्टिवली मतलब सारी चीज़ों को हमारी बॉडी के अंदर नहीं आने देगी, ठीक है। अभी मैं ना आप लोगों को एक चीज़ सिखाना चाहती हूँ, जैसे कि हम क्या करते हैं, आप भी बनाओ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी बनाए और मैं भी बना रही हूँ। हम लोग ना अपने एनिमल सेल का डायग्राम बनाते हैं, जिससे कि आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा कि जो कोई चीज़ होती है हमारा एनिमल सेल किस तरीके का दिखता है, ठीक है। लेट्स टेक
अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक ज़्यादा अच्छी ड्राइंग तो नहीं, पर हाँ मैं ट्राई करूँगी कि बहुत आपको दिख पाए, ठीक है। कोई भी शेप हो सकती है। इसमें बेटा हमें एक चीज़ पता है, न्यूक्लियस होता है एट द सेंटर, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद बेटा हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियोइज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे थोड़ी कि कोई भी चीज़ बन जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये इसके बाद ना आपको आपके सेल्स के अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है बेटा, ठीक है। एक आपको बेटा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरीके का, कुछ आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, कुछ आपको दिखेंगे कि ये तो लाइन्स ही लाइन्स है, बस यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। कुछ होती हैं आपको बहुत लॉन्ग लॉन्ग पाइप के थ्रू लाइंस दिखती हैं। कुछ ये जो स्ट्रक्चर है ये दोबारा, और इसके ऊपर देखोगे कि आपको डॉटेड कुछ ना कुछ दिखेगा, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बेटा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक स्ट्रक्चर बेटा आपको दिखता है कुछ इस तरीके का कि 3-4 चीज़ें एक साथ है, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर को बेटा कहा जाता है गोल्जी एपरेटस। बहुत लोग इसे गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं, पर इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसके बाद बेटा ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है, और एनर्जी के बिना तो हमारी बॉडी में कुछ हो ही नहीं सकता। और ये जो ब्लैक डॉटेड है, मैंने कहा था हेडक्वार्टर है बेटा, इसे कहा जाता है हमारा न्यूक्लियस, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जहाँ पर राइबोसोम्स नहीं होंगे वो होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जहाँ पर राइबोसोम्स होंगे वो होगा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स होती हैं यहाँ पर बहुत सारी, वो सारी चीज़ें। अब ये सारी के सारे ये सब होते हैं किसके अंदर बेटा, ये सब होते हैं आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। मैंने जैसे अभी आपको बताया था ना कि भाई साइटोप्लाज्म को तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला था, न्यूक्लियस बोला था, साइटोप्लाज्म बोला था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी बेटा हमें पढ़नी पड़ेंगी। जो सब्सटेंस मूव होते हैं इन और आउट, वो कैसे होते हैं? 2 प्रोसेस के थ्रू होते हैं बेटा मेनली। पहला होता है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, और एक और प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। ये मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या होता है। अगर आप कभी देख रहे हो, डिफ्यूजन बेटा वो प्रोसेस होता है जिसमें गैस का इंटरमिक्सिंग या फिर एक्सचेंज होता है। कहाँ से कहाँ पर? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे बैलेंसिंग करनी होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके आना होता है। तो यहाँ से गैस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? डिफ्यूजन कहते हैं। वही चीज़ अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हो जाए एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में, जहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना है, तो वहाँ पे एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में अगर वाटर हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन में जाता है, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस क्या होता है? एक चीज़ ध्यान से समझना, जैसे कि अगर मैं लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अमीबा, मैंने अमीबा का एग्जांपल लिया। हमें पता है अमीबा एक यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है बेटा? एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है। इसके पास ना हाथ है ना पाँव है, इसलिए ये यूज़ करता है सूडोपोडिया। सूडो वर्ड कभी भी बेटा आप लोग सुनो ना, तो ये एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉल्स। तो सूडोपोडिया का मतलब फॉल्स फीट होता है, ठीक है। यहाँ क्या करता है, ये थोड़ा सा अपने ना जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, इसको थोड़ा सा अलग करता है और कुछ इस तरीके का बनाता है, ऐसे, जिसमें यहाँ दिख रहा है कि कोई फूड पार्टिकल अंदर आ रहा है। जब भी कोई फूड पार्टिकल अंदर यहाँ तक पहुँच चुका है, उस चीज़ को कहेंगे बेटा एंडोसाइटोसिस, जिसमें टेकिंग अ माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, हमने वो माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स अंदर ले लिया। पर वही फूड पार्टिकल्स को जब हम एनग्लव कर लेते हैं, जैसे कि अभी तक तो ये बॉडी के पास पहुंचा, पर अब क्या किया, ये पूरा का पूरा बॉडी के अंदर पहुंच गया, इस चीज़ को बेटा कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। जब वो सिर्फ हम उसे ले रहे हैं तो एंडोसाइटोसिस, जब पर मैंने उसे पूरा इनग्लव कर लिया, अमीबा ने उसे पूरा अंदर ले लिया, उसका नरिशमेंट ले लिया, उस चीज़ को बेटा कहा जाता है फेगोसाइटोसिस, ठीक है। अब ऑस्मोसिस बेटा 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हमारा हाइपोटोनिक,
तीसरा होता है हमारा हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेटा वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जो कंसंट्रेशन होती है ना तो सॉल्यूट की ना ही सॉल्वेंट, किसी की चेंज नहीं होती। जितनी बाहर कंसंट्रेशन होगी ना बेटा उतनी ही हमारी अंदर कंसंट्रेशन होगी। इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, ना तो हाई टू लो ना ही लो टू हाई। पर वहीं बेटा जब मैं हाइपो की बात करूं, हाइपो को देखो एक हर चीज़ का निमोनिक होता है, इसका मैंने बना रखा है हाइपो मीन्स हिप्पोपोटेमस। जब अंदर ज़्यादा पार्टिकल्स हो, ठीक है, जब अंदर की तरफ ज़्यादा पार्टिकल्स होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, खा खा के मोटा हो जाएगा। जब वो मोटा हो जाएगा हिप्पोपोटेमस जैसा, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आ रहा है। इसके बाद आता है बेटा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है ना बेटा, इसमें क्या होता है कि अंदर कंसंट्रेशन बेटा होती है बहुत कम, पर बाहर कंसंट्रेशन होती है बेटा बहुत ज़्यादा। तो जब भी अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा हिप्पोपोटेमस हाइपोटोनिक, जब भी बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा हाइपर, ठीक है, और जब भी दोनों में मेंटेनेंस है या इक्विलिब्रियम है उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर जो तुम्हें बेटा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी अंदर की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उस प्रोसेस को हम लोग एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उस प्रोसेस को कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, करेक्ट कर लेते हैं स्पेलिंग को, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, इसके बाद बेटा जहां पर भी श्रिंकेज होती है, जैसे कि आप घर पे क्या करना, पानी लेना, उसमें रेजिन्स मतलब कि आपकी जो किशमिश होती है उसे डाल देना। जब आप बेटा उसे किशमिश को उसमें डाल दोगे ना तो क्या होगा, अंदर कंसंट्रेशन तो कम होगी, तो क्या होगा, बाहर हाई टू लो कंसंट्रेशन जाएगा, तो जो हमारी किशमिश होगी मोटी हो जाएगी फूल की, तो उसे कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, पर वहीं जब तुम उस किशमिश को सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल दोगे और बाहर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम, तो क्या होगा, अंदर की सारी चीज़ बाहर चली जाएगी। जब वो अंदर की सारी चीज़ बाहर चली जाएगी तो बेटा इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सोऑस्मोसिस। क्या कहा जाता है बेटा, एक्सोऑस्मोसिस। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ गई होगी आई होप। तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ताकि मुझे भी पता चले कि कैसा लग रहा है आपको। सेलुलर ट्रांसपोर्ट बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेटा हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है बेटा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहीं पर अगर मैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों की बात करूं तो जो हमारा डिफ्यूजन होता है या ऑस्मोसिस होता है बेटा, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि ना तो हमें एनर्जी की नीड होती है हाई टू लो जाने के लिए, इसमें कोई भी एनर्जी स्पेंड नहीं होती, पर वहीं मैं एक्टिव की बात करूं, किसी को एक्टिव रहने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। तो जहाँ पर भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है या एनर्जी हमारी वहाँ पर यूज़ होती है बेटा, तो उसे कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरे वाले को बेटा कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये ध्यान रखना, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। अब हमारा जो बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, इसमें बेटा चीज़ें क्या होती हैं, जो मूवमेंट होती है ना सब्सटेंस की, वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, और यहाँ पर सेल ना अपनी बहुत से बहुत ज़्यादा एनर्जी को यूज़ कर लेता है। ठीक है, जहाँ पर भी एनर्जी यूज़ होती है ना बेटा, उसे कहा जाता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जहाँ पर एनर्जी यूज़ नहीं होती ना बेटा, उसे कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझ आ रही है बेटा। अब आप लोगों को एक चीज़ सुनी, यहाँ पर ना एक थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना चाहिए था, ठीक है, और यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट होना चाहिए था। ये स्लाइड में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं ध्यान से, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ इस चीज़ को, ताकि कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये बेटा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये बेटा हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, दोबारा से, ओके। इसके बाद बेटा आता है सेल वॉल। इस चीज़ को मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि सबके मोस्टली घरों में एक गेट होता है, पर काफ़ी बार होता है जब हमें Z+ सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, ओ माय गॉड, Z+ सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, एक जाली वाला गेट लगाते हैं, एक लकड़ी वाला गेट लगाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल के बाहर की पहली कवरिंग को बेटा सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसकी बाहर की जो दूसरी कवरिंग होती है, जो सिर्फ और सिर्फ बेटा प्लांट में होती है, उसे सेल वॉल कहते हैं। ये क्यों होता है, देखो, हम खुद की प्रोटेक्शन के लिए अगर हम पे कोई
मार रहा है, हमें कुछ कर रहा है तो हम भाग सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर प्लांट नहीं कर सकता। जैसे कि एक चीज़ और समझ लो, एक होता है बेटा हमारा लोकोमोशन, ठीक है, और एक होता है बेटा हमारा मूवमेंट। ये बायोलॉजी की दो टर्म्स हैं। देखो, लोकोमोशन का मतलब होता है जैसे आप यहाँ से उठे और यहाँ पहुँचे तो आपने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। पर मूवमेंट का मतलब होता है कि जो प्लांट होता है ना, वो या तो इधर मुड़ पाएगा या इधर मुड़ पाएगा, वो मूवमेंट कर सकता है, वो लोकोमोशन नहीं कर सकता, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो इस चीज़ को बेटा क्या कहा जाता है? मूवमेंट। पर जो दूसरी चीज़ है जहाँ पर सिर्फ आप मूव करते हो या एक जगह से दूसरी जगह जाते हो बेटा, इसे लोकोमोशन कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, जो बेटा सेल वॉल होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर मिलती है। एक रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। अब फंक्शंस क्या होता है, ये ना एक सेल को पूरा का पूरा रिजिडिटी देता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है, और एक ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल स्ट्रक्चर को, और ऑस्मोटिक प्रेशर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, काउंटरएक्ट करता है, एंडोमोसिस और एक्सोमोसिस होने में भी हेल्प कराता है। ये भी हाईली परमिएबल होती है, ये भी बहुत सोच समझ के परमिट देता है कि मैं इस चीज़ को अंदर आने दूंगा या नहीं आने दूंगा। कोई चीज़ हमें हार्म करने वाली है, वो उसे अंदर कैसे आने देगा, आप खुद बताओ, नहीं आने देगा ना। उसी तरीके से जैसे सेल मेम्ब्रेन था, वैसे ही सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होता है जो उसे हाई प्रोटेक्शन देता है। अब बेटा हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपने हेडक्वार्टर। हमें हेडक्वार्टर के बारे में बेटा अब जानना है कि जो हेडक्वार्टर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है बेटा। हेडक्वार्टर के बारे में अब हम इजीली पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बेटा आप लोगों को हेडक्वार्टर को बेटा हम लोग कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस बेटा हमारा एक स्फेरिकल और ओवल शेप का डार्क स्टेन्ड होता है, स्फेरिकल और ओवल शेप का होता है और डार्क स्टेन्ड होता है ये, ठीक है बच्चे। इसमें जो चीज़ आपको बेटा ध्यान से इसके थोड़े से पार्ट्स को पढ़ना है वो है न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलॉज एंड क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियर एनवलप बेटा क्या होता है, ये ना दो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, सेपरेट करती, कुछ स्पेस देती हैं और न्यूक्लियर एनवलप को न्यूक्लियर पोर्स से थोड़ा सा बेटा वो सेपरेट कर देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या मतलब होता है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ना, वो हमारा एक ना फ्लूइड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बहुत क्लोजली होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फंक्शंस करते हैं। इसके बाद आता है न्यूक्लियोलॉइस, ये हमारा एक डेंस स्फेरिकल बॉडी होती है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब क्रोमेटिन नेटवर्क हमारे, इसको क्रोमेटिन रेक्टिकुलम भी कहते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क हमारा डार्कली स्टेन्ड बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल्ड मास होता है जिसमें बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि बेटा यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ आप लोगों के लिए, ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा डेंस या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बेटा क्रोमेटिन मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है बेटा, क्रोमेटिन मटेरियल। वहीं पर यहाँ पर एक डार्क स्टेन बॉडी होती है जिसे बेटा न्यूक्लियोलॉइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइस कहा जाता है। यहीं पर बीच में होता है विच इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहा जाता है उसे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से बेटा पता होनी चाहिए। इसके बाद ना हर क्रोमोसोम के अंदर ना बेटा दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं, दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का काम क्या होता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का काम होता है डिवीजन करना, किसमें, सेल डिवीजन करना, सेल डिवीजन सेपरेट करना, फिर वहाँ से दो डॉटर सेल्स पढ़ते हैं। ये हम एट लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे विच इज़ नोन एज माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं, वो मैं आपको आगे बहुत डिटेल में बताऊंगी बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्रोमेटिड्स कहा जाता है। वही आगे जाके हमारे पूरे के पूरे सोमैटिक सेल्स को ग्रो करने में और जर्म सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के फंक्शन पढ़ते हैं। पहला, ये पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करता है बेटा, ठीक है। स्टोर हाउस होता है, हर जेनेटिक मटेरियल को यही स्टोर करता है। न्यूक्लियस सेल डिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। न्यूक्लियस हेल्प करता है किसमें, राइबोसोम्स कहते हैं बेटा इसे। क्या कहते हैं इसे, राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए नीडेड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। न्यूक्लियस हेल्प करता है ट्रांसमिशन में, जो हेरिडिटी बताया था ना, कैरेक्टर,
ठीक है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं किस वाले पार्ट में, न्यूक्लियस के किस पार्ट में राइबोसोम्स फॉर्म होते हैं, न्यूक्लियोलॉइड्स में फॉर्म होते हैं। किस में होते हैं बेटा, न्यूक्लियोइड्स में फॉर्म होते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारा आता है विच इज साइटोप्लाज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बेटा अभी तक हमने 2 चीज़ें कंप्लीट कर ली, विच इज़ हमारा पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा वो था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में हम लोग रीड कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम न्यूक्लियस भी पढ़ चुके हैं जिसमें हमने क्रोमेटिन मटेरियल पढ़ा, ठीक है। एज अ फर्स्ट पार्ट आप इस वीडियो को बहुत डीपली पढ़िए। एनसीईआरटी रीड करना बेटा मस्ट है, कोई अदर बुक को प्रेफर करने से पहले आप एनसीईआरटी रीड करो। आपकी मानसी दी तो आपके साथ है ही है कराने के लिए। बाकी बेटा ये जो साइटोप्लाज्म पार्ट है ना, ये साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे सारे के सारे बेटा सेल ऑर्गेनल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो बस मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहिए, लाइक देते रहिए, सब्सक्राइब माय चैनल बच्चा पार्टी, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ भी रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है। तो वेट करिए बहुत जल्दी, क्योंकि अब स्टार्ट हो चुका है उद्गम बैच और संकल्प बैच। फ्री क्लासेस हैं, सबके लिए फ्री क्लासेस है, कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो इस वाले बैच की सेकंड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दूंगी आज। इसके बाद के पार्ट जो है वो आपको बहुत बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हम लोगों की स्ट्रेंथ होती है। थैंक यू बच्चे।